नमस्कार, मैं हरिशंकर चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ साइंस की टॉपिक को कवर करेंगे और आज हम बायोलॉजी की टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, आज हमें पढ़ना है बायोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी में अर्थ होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। अब बायोस का अर्थ होता है बायोटिक या फिर लिविंग्स, और लोगोस का मतलब होता है लॉजी से। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी। हम यहां से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि बायोटिक थिंग्स या फिर लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। मतलब बायोटिक जितनी भी थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स जितने भी होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अर्थात यहां से हम यह कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आपने सजीवों सुना। अब सजीवों मतलब दुनिया में दो तरह की चीजें उपलब्ध हैं। एक है बायोटिक या फिर एबायोटिक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ लिविंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग्स हैं। कुछ क्या है? लिविंग्स हैं और कुछ क्या है? नॉन लिविंग्स। नॉन लिविंग्स हैं। ठीक है। अब अगर आपको बताना हो कि ये लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे कि किसे हम लिविंग कहते हैं, किसे हम सजीव कहते हैं, किसे हम निर्जीव कहते हैं? तो आइए हम समझ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। देखिए, लिविंग्स का मतलब होता है सजीव और नॉन लिविंग्स का मतलब होता है निर्जीव। निर्जीव मतलब कुछ दुनिया में कुछ सजीव चीजें भी होती हैं और कुछ निर्जीव चीजें भी होती हैं। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो सजीव और निर्जीव होने का जो एहसास दिलाता है, उस डिफरेंस को ही हम इनकी क्वालिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकी क्वालिटीज। मतलब किस गुण के कारण हम उसे सजीव बोलेंगे या फिर किस गुण के कारण वो सजीव नहीं है अर्थात निर्जीव है। ठीक है। मतलब हर एक सजीव में कुछ न कुछ क्वालिटीज होती हैं। वो क्वालिटीज किस प्रकार की हो सकती हैं? तो पहला कि कोई भी सजीव होता है उसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें। सेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोशिका संगठन। इसका मतलब होता है कोशिका संगठन। यहां से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जीव बना है, उसके शरीर का निर्माण या फिर उस जीव का निर्माण कोशिका के संगठन बनाने से हुआ है। अर्थात एक से ज्यादा जब कोशिकाएं मिल जाती हैं, जब कोशिकाएं संगठन बना लेती हैं, तो उनसे ही उनका शरीर बनता है, उनसे ही उनका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। तो कोई भी सजीव हो उसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कोशिका का संगठन होता है। इसके बाद उसमें रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है। उस सजीव में क्या होती है? तो रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है। रेस्पायरेशन प्रोसेस का मतलब वह जीव क्या करता है? तो वह जीव श्वसन करता है। श्वसन की प्रक्रिया। उस जीव में अगर कोई है, सजीव चीज है, तो उसमें क्या होती है? श्वसन की प्रक्रिया भी होती है। ठीक है। ये दूसरी क्वालिटी हो गई। अब तीसरी क्वालिटी क्या है? वो न्यूट्रिशन भी इनटेक करता है, न्यूट्रिशन भी लेता है। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण से, मतलब
अगर आप काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से प्राप्त होती है? तो न्यूट्रिएंट से प्राप्त होती है, पोषक तत्वों से प्राप्त होती है, और उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। मतलब कोई भी जो सजीव है उसमें क्वालिटी होती है कि वो न्यूट्रिशन पे ही काम करता है, या फिर न्यूट्रिशन वो लेता है तभी वो आगे कुछ काम कर पाता है, उसमें वृद्धि और विकास होता है। ठीक है, तो मतलब सजीव में न्यूट्रिशन भी होता है। इसके बाद सजीव एक्सक्रीशन भी करता है। एक्सक्रीशन, सजीव क्या करता है? तो सजीव एक्सक्रीशन भी करता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन। अब ये उत्सर्जन क्या है? जैसे हमारे शरीर में जितने भी हार्मफुल एनिमल्स बनते हैं, हार्मफुल तत्व बनते हैं, हम उनको क्या करते हैं? उत्सर्जन कर देते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं, या फिर हमारा शरीर उनको बाहर कर देता है। अब जैसे आप जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स खाते हैं खाने में, या फिर भोजन जब करते हैं तो आप बड़े बड़े पार्टिकल्स बड़े बड़े टुकड़ों में आप लेते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर जाता है, वो पाचन होता है। पाचन होने के बाद वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है। अब उस समय उसमें से जो न्यूट्रिशन होते हैं, जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, वो अलग अलग ऑर्गन्स के पास चले जाते हैं, या फिर सेल के पास चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो सेल से ही बना है, और हमारा जो शरीर काम कर रहा है वो सेल ही काम कर रही है। ठीक है, और जब सेल काम करेंगी उनके लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कहां से मिल रही है? तो न्यूट्रिशन से मिल रही है। ठीक है, अब इसके बाद अब जितना भी आपने भोजन किया, पाचन हुआ, पाचन होने के बाद जितने भी वेस्ट बच गया, वेस्ट मतलब न्यूट्रिशन के अलावा जो पदार्थ बच जाता है, जो एलिमेंट्स बच जाते हैं, उनको हमारा शरीर क्या कर देता है? बाहर भी निकाल देता है। मतलब सजीवों में एक क्वालिटी होती है कि वो एक्सक्रीशन भी करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद उनमें रिप्रोडक्शन की क्वालिटी भी होती है। रिप्रोडक्शन, उनमें किसकी क्वालिटी होती है? तो उनमें होती है रिप्रोडक्शन की क्वालिटी, मतलब प्रजनन। वो प्रजनन भी करते हैं। प्रजनन का मतलब क्या है? प्रजनन का मतलब कि वे जीव अपने जैसी जाति का निर्माण करते हैं। प्रजनन का मतलब क्या? कि वो अपने जैसी जाति का निर्माण भी करते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? तो उसी को बोलेंगे प्रजनन। अब इसके बाद एक और होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब सजीवों में वृद्धि और विकास भी होता है। वृद्धि और विकास भी होता है। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज हैं किसी भी वस्तु या फिर किसी भी चीज के लिए कि वो सजीव मानी जाएगी। मतलब इसमें से कुछ ना कुछ उसमें प्रोसेस होता है, कुछ ना कुछ इसमें से होता है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है? सजीव है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द उसको किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द दिया था L&T। अब ये L&T क्या है? तो L फॉर लैमार्क, L फॉर लैमार्क और T फॉर ट्रेविरेनस। इन्होंने 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, मतलब बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, अब हमें यह जानना है कि इसकी ब्रांचेस कितनी है। तो इसकी कुल मोर देन 55 ब्रांचेस हैं। मोर देन 55 ब्रांचेस हैं इसकी। जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, मार्फोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, साइटोलॉजी हो गया।
ठीक है। इस तरह से कई ब्रांचेस हैं इसकी, लेकिन मेनली इसे दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है। एक है जूलॉजी, एक है जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब, जू का मतलब एनिमल होता है, एनिमल, और लॉजी का मतलब स्टडी, ठीक है। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, जंतु विज्ञान। और दूसरी मेन ब्रांच है बॉटनी, जिसे हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहेंगे, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो जूलॉजी में हम क्या करते हैं, एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। एनिमल, एनिमल में हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, मतलब मानव को भी एनिमल के, एनिमल में ही रखा गया है मानव को, ठीक है। अब जो बायोलॉजी है उसकी दो मेन ब्रांचेस है, कौन कौन सी, एक जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान और दूसरी बॉटनी। बॉटनी में हम अध्ययन करते हैं अबाउट प्लांट, ठीक है, मतलब टू स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी एंड टू स्टडी अबाउट प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि जूलॉजी और बॉटनी के जनक कौन, जूलॉजी और बॉटनी के जनक कौन है। तो जो जूलॉजी के जनक हैं वो हैं एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरस्तु, ठीक है। जूलॉजी के कौन जनक है, तो अरस्तु या फिर अरिस्टोटल। अब क्यों इनको जूलॉजी के का पिता कहा गया, क्यों, कुछ तो इन्होंने मेजर वर्क किया होगा, कुछ ने कुछ तो बड़ा काम किया होगा जिसकी वजह से इनको जनक कहा जाता है, ठीक है। तो क्या क्या है, इन्होंने एक बुक लिखी, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलियम, और उसमें क्या किया, तो उसमें दिया ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी एनिमल्स हैं, जो भी ह्यूमंस हैं, उनकी जो आउटर स्ट्रक्चर होती है, जो बाहरी संरचना होती है, उनमें हाथ होता है, पैर होता है, आंख होती है, कान होती है, मतलब जो भी हम बाहरी जो भी स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में यदि हम अध्ययन करेंगे तो बोली जाती है फिजियोलॉजी। इन्होंने एक बुक लिखी थी ह्यूमन फिजियोलॉजी, इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम में इन्होंने लगभग 500 जीवों के बारे में, 500 जीवों के बारे में, उनकी संरचना के बारे में और उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, उनमें जीन कौन कौन से पाए जाते हैं, जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी दी थी इन्होंने किसमें, हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम की बुक में दी थी इन्होंने, ठीक है। और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है कि जो अरस्तु हैं ये क्या है, जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। और यही अरस्तु बायोलॉजी के भी जनक कौन है, तो अरस्तु। यहां से प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जूलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी हैं अरिस्टोटल या फिर अरस्तु। और फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया फादर ऑफ बॉटनी, मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को क्या माना जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, मतलब वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दिया था प्लांट मार्फोलॉजी, इन्होंने दिया था प्लांट मार्फोलॉजी। अब प्लांट मार्फोलॉजी क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक पौधा है, पौधे में आप बता सकते हैं कि ये उसकी जड़ है, ये तना है, ये उसकी टहनी है, ये पत्ती है उसमें,
ठीक है, मतलब जब आप किसी पौधे के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और जब किसी आप एनिमल या फिर ह्यूमन के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप जानकारी लेते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था, इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक क्या थी इनकी, तो हिस्टोरिया प्लांटेरियम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इसमें लिखा क्या था, तो इन्होंने लगभग 500 प्लांट्स के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में लिखा था और लगभग 500 प्लांट्स के जो साइंटिफिक नेम होते हैं, जैसे मानव का जो मनुष्य है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे होमो सेपियंस। इसके बाद मेढक का साइंटिफिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे राना टिग्रीना। तो इस तरह से कुछ प्लांट के भी साइंटिफिक नेम होते हैं, तो उसके बारे में उसको बताया था, किसने बताया था, तो थियोफ्रेस्टस ने बताया था। और ये सब सारी चीजें किस बुक में लिखा था, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक में इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो यहां से कई तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब जीव विज्ञान में हम करते क्या है, तो जीव विज्ञान में हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो दो वैज्ञानिक थे। कौन कौन से, एलएनटी, एलएनटी का मतलब लेमार्क और ट्रेविरेनस। ये दो वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में क्या किया था, तो 1801 ईस्वी में जूलॉजी शब्द दिया था। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया था। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी दो मेन ब्रांच कौन कौन सी हैं, तो एक है जूलॉजी जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, और एक है बॉटनी जिसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। अब फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो अरस्तु, और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो कौन है, अरस्तु। इसके बाद फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो ये है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब इसके बाद ये थी कुछ बायोलॉजी, जब आपने सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो ये उसकी कुछ मतलब बेसिक चीजें थी। इसके बाद हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल। आपने पढ़ा, हमने बताया आपको कि कोई भी जीव है, अब जो उसकी संरचना होती है, जो जीव का निर्माण होता है, तो किससे होता है, सेल के माध्यम से भी होता है, सेल से ही होता है। अब सेल को हम क्या कहते हैं, कोशिका। ठीक है, सेल को क्या कहते हैं हम, कोशिका कहते हैं। अब आइए शुरू करते हैं सेल। ध्यान दीजिएगा, कोई भी शरीर जब बनता है तो वो सेल से ही, मतलब जब कोई भी सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनती है किसी भी शरीर की या फिर किसी भी जीव की, जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनती है तो वो क्या बनती है, वो सेल बनती है। ठीक है, अब सेल का मतलब कोशिका। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सेल है ये लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से मिलकर के बनी है, मतलब यहां से इसका निर्माण हुआ है। अब सेलुला का मतलब होता है एक खाली कमरा, एक छोटा कमरा। सेलुला मतलब इसका होता है एक छोटा कमरा। ठीक है, अब सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेल की खोज कब की गई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सेल की खोज कब की गई थी, तो सबसे पहले मृत कोशिका की खोज हुई थी। किसकी हुई थी, मृत कोशिका की खोज हुई थी, और ये हुई थी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज हुई थी। और किसने किया था, तो एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था कि कार्क के एक पतले टुकड़े को उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, सूक्ष्मदर्शी पर रखा और उसमें देखा कि आपने जो मधुमक्खी छत्ता लगाती है उसमें देखे होंगे आप, तो जैसे एक स्ट्रक्चर होती है उसी तरीके से दिखी थी कार्क में। अब ये कार्क क्या होता है, कार्क का मतलब जो कोई भी एक तना है किसी पेड़ का, तो जो आउटर स्ट्रक्चर होती है उसकी, जो आउटर लेयर होती है, लेयर में देखेंगे आप तो कुछ
मतलब उस पौधे का मृत पदार्थ होता है उसमें। किसमें होता है? उसकी छाल में होता है, ठीक है। और उसी की एक पतला टुकड़ा लिया था उन्होंने, किसने? रॉबर्ट हुक ने लिया था एक पतला टुकड़ा, और उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उस पे रखा उन्होंने। तो जो मधुमक्खी छत्ता लगाती हैं उस तरह की उसमें आकृति दिखी थी, ठीक है, वैसी आकृति दिखी थी। ऐसे बनाती है ना मधुमक्खी छत्ता, ऐसे कुछ छोटे छोटे छिद्र उन्होंने देखा था, ठीक है। तो उसी को उन्होंने बोल दिया कि ये क्या है? कोशिका। ये क्या है? कोशिका। भले ही वो मृत कोशिका की उन्होंने खोज की थी 1665 ईस्वी में, लेकिन कोशिका की खोज कब हुई थी? तो हम क्या बताएंगे, 1665 ईस्वी में। और किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने 1674 ईस्वी में, कोई तालाब होता है ना, उसमें जो इस टाइम सूक्ष्मदर्शी चल रहा है, मतलब जो नवीनतम सूक्ष्मदर्शी था, उसके वहां से जीवित कोशिका की खोज की थी उन्होंने। सबसे पहले जो जीवित कोशिका की खोज हुई थी वो कब हुई थी? जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1674 ईस्वी में। और किसने किया था? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये जानना है, ध्यान दीजिए, किसी भी जीव की जो कोशिका होती है, कोशिका होती क्या है? तो इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। यानी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सेल को, ठीक है। अब सेल को क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब कोई एक सेल बनती है, अब सेल का जब विभाजन होता है उससे कई सारी सेल बनती हैं, ठीक है। तो जब एक सेल बनती है, कई सेल मिलकर के टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कई सेल मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, और कई सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। और टिश्यू का मतलब क्या होता है? उत्तक। टिश्यू का मतलब होता है उत्तक, ऑर्गन का मतलब होता है अंग। और कई सारे जब ऑर्गन मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाते हैं बॉडी। मतलब जब आपकी शरीर बनी तो कहां से शुरुआत हुई थी उसकी? सेल से। इसलिए हम बोलते हैं कि शरीर की मूलभूत इकाई कौन सी है? कोशिका है। और जो शरीर की संरचना होती है वो किससे होती है? तो सेल से ही होती है। मतलब इसे हम कहते हैं कि जो सेल होती है वो शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, और ये होती है क्रियात्मक इकाई। अब क्रियात्मक इकाई कैसे होती है? जैसे एक ऑर्गन बना लीवर। क्या बना? लीवर। अब लीवर क्या करता है? लीवर हमारे भोजन को पकाने के लिए बनाता है बाइल जूस। क्या बनाता है? बाइल जूस, जिसे हम पित्त रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्त रस। अब लीवर है ये एक ऑर्गन। लीवर क्या है? एक ऑर्गन है, ठीक है। अब ये ऑर्गन है, लेकिन ये लीवर नहीं बनाता है। जो बाइल जूस है, जो पित्त रस है, वो लीवर नहीं बनाता है। ये लीवर की कोशिकाएं बनाती है। लीवर की कौन बनाती है? कोशिकाएं। मतलब काम तो अंग करता है, लेकिन अंग भी नहीं काम करता है, अंग की कोशिकाएं वो काम करती हैं। इसलिए जब शरीर बना तो सेल से बना, और काम कौन करता है? तो काम करती हैं सेल। मतलब लीवर, यहाँ पे आपने देखा लीवर नहीं काम करता है, लीवर की सेल्स काम करती है। जैसे
आपका जो हृदय है, हार्ट क्या करता है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। मतलब आपके अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा, अब ब्लड को पंप करके वो फेफड़े तक पहुंचाएगा, ठीक है। अब फिर से पंप करके जो शुद्ध ब्लड होगा, जो भी जिस ब्लड में ऑक्सीजन भर के आ गई फेफड़े के पास से, ठीक है, अब वहां से अब हार्ट आपका क्या करेगा? पंप करेगा, फिर से उस ऑर्गन तक पहुंचा देता है। मतलब हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। लेकिन क्या हार्ट आपका पंप करता है? हार्ट पंप नहीं करता है। उसकी कौन करती है? तो उसकी कोशिकाएं पंप करती है, ठीक है। मतलब जो सेल है वो क्या है? सेल हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है और क्रियात्मक इकाई भी होती है सेल, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे हमें पढ़ना है सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का मतलब कोशिका सिद्धांत हमें पढ़ना है। दो वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा था? सेल थ्योरी जब दिया था, मतलब कोशिका सिद्धांत में, इन्होंने 1893 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया था और उसमें यह बताया था कि कोई भी जीव है उसका निर्माण कोशिका और कोशिका के उत्पादन से होता है। कोशिका और कोशिका के उत्पादन से होता है। तो कोशिका का उत्पादन क्या क्या? जैसे एक कोशिका में लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, इतनी सारी चीजें, मतलब इससे भी और चीजें होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्लाइडेन और स्वान ने क्या बताया था सेल थ्योरी जब दिया था? इन्होंने बताया था कि किसी भी जीव के शरीर का निर्माण सेल और सेल के कंपोनेंट से होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ा। इसके बाद अगर आपसे कुछ क्वेश्चन भी यहां से बनते हैं सेल चैप्टर से अभी तक जितना हमने पढ़ा, यहां से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे यदि पूछ लिया जाए कि इस संसार में, इस यूनिवर्स में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? इस यूनिवर्स में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो इस संसार की सबसे बड़ी सेल है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा संसार की सबसे बड़ी सेल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो अंडा होता है वो एक सेल होती है। मतलब कोई भी किसी भी जीव का अंडा हो वो एक सेल होता है। मतलब अंडा क्या होती है? एक सेल। अब आप बता सकते हैं कि अंडा विज्ञान की दृष्टि से अंडा शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है? तो मैं आपको बता दूं कि अंडे को शाकाहारी की कैटेगरी में रखा गया है। शाकाहारी की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही सेल होती है, ठीक है। अब एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है न्यूरॉन सेल, मतलब तंत्रिका कोशिका। अब इसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे? आरबीसी कौन? रेड ब्लड सेल्स। आप यहां से इस तरह के क्वेश्चन बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस यूनिवर्स में दो तरह के जीव पाए जाते हैं। अगर
कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाए तो इस संसार में दो तरह के जीव पाए जाते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव, और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। इसका मतलब होता है बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव में कुछ बैक्टीरिया को रखा गया है, जैसे अमीबा, इसके बाद प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ठीक है। तो इस तरह के जो जीव हैं इनको रखा गया है। ये कौन से हैं? तो ये यूनिसेलुलर जीव, मतलब एक ही कोशिका है और वही रिप्रोडक्शन का काम करेगी, वही एक्सक्रीशन का काम करेगी, उसी सेल में रेस्पायरेशन होगा, ठीक है, और वही सेल बढ़ेगी, मतलब उसमें ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन, प्लांट, इनको किसमें रखा गया है? तो इनको रखा गया है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी बहुकोशिकीय जीव की कैटेगरी में इनको रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही कंटेंट को रखते हैं, और जैसे ही अगली वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल, मतलब एक सेल में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारी वीडियो यदि अच्छे लगे आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।